फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप और आधुनिक भारत। और ये विषय चुनते समय निश्चित तौर पर कुछ हमारी गहरी चिंताएं जिन्हें हम व्यक्त करना चाहते हैं, और इन चिंताओं का बहुत सीधे संबंध सरकार की नीतियों से है कि सरकार जिन नीतियों का अनुसरण कर रही है वे नीतियां कुल मिला के देश के लिए और खासतौर पर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए परेशानी की कारक है। हम में से अधिकतर लोग जो इतिहास को पढ़ते और पढ़ाते हैं, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी उस तरह से नहीं हूं, लेकिन इतिहास का एक सामान्य पाठक होने के नाते मैं जो महसूस करता हूं, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में ये चीज रिएक्ट की कि राजा महेंद्र प्रताप पर बात की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। मैं विनम्रता से प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे राजा महेंद्र प्रताप का नाम राजा महेंद्र प्रताप रहने दें, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह न बनाएं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपना जो नॉमिनेशन फाइल किया, पार्लियामेंट का इलेक्शन जिस नाम से जीता, उसमें सिंह नहीं है। प्रधानमंत्री को कोई भी किसी भी किस्म का कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति के नाम को बदलने का। वो राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो हमें आपत्ति होगी, क्योंकि सिंह पदबंध का स्वयं राजा महेंद्र प्रताप ने त्याग किया था और वे सारी जिंदगी उन्होंने उसका पालन नहीं किया। लेकिन एक अजीब फिनोमेना देखने में आ रहा है कि अब जो प्रधानमंत्री है वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि वे इतिहास का अवमूल्यन कर रहे हैं और इतिहास में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है उनका अवमूल्यन कर रहे हैं। ये सबसे दुर्भाग्य की चीज है कि जो मीडिया है वो उस इतिहास के और इतिहास में जिन लोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही उनके नाम के अवमूल्यन में वे केंद्रीय भूमिका मीडिया अदा कर रहा है। राजा महेंद्र प्रताप ने कभी भी अपने को जाट के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं किया। राजा महेंद्र प्रताप ने कभी जाति की पहचान का इस्तेमाल नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में। यह मेरी विनम्र गुजारिश, और मुझे देख के आश्चर्य हो रहा है कि जो तमाम इंटेलिजेंसिया है, जो संसदीय पद्धतियों को जानते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस को बढ़ के इस पर आपत्ति करनी चाहिए, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप के नाम से 1979 में डाक टिकट जारी किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से डाक टिकट जारी नहीं किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप के नाम से वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। उनके लिखे असंख्य लेख उपलब्ध हैं जो कि उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के नाम से लिखे। मतलब अब हम इस दशा को प्राप्त हुए हैं, 75 साल का लोकतंत्र इस जगह पहुंचा है कि हम लोगों के नाम बदल दें, लोगों के नाम को विद्रूप करें। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने को कभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से लिखा ही नहीं, बचपन में ही छोड़ दिया उन्होंने सिंह पदबंध को। तो जब उन्होंने सिंह पदबंध को छोड़ दिया तो अचानक वोट की राजनीति के लिए अचानक मीडिया में जो स्पॉन्सर्ड कैंपेन जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी गैंग का चलता रहता है, अमर उजाला से लेके न्यूज 18 तक सब जगह जाट नेता महेंद्र प्रताप सिंह। शर्म आती है, शर्मनाक है ये सब चीज। मैं इस तरह के जो मीडिया के जो लोग हैं उनकी मैं निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मीडिया के लोग इस बात को समझें
राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम का उल्लेख राजा महेंद्र प्रताप नहीं करते थे। मेरी सख्त आपत्ति है इस पर। और अफसोस की बात है कि सारे के सारे जो मीडिया के लोग हैं, सारा जो इंटेलिजेंसिया है, वो इस नाम के विद्रूपीकरण को लेकर एकदम चुप है। जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा वो जाके राजा महेंद्र प्रताप का इतिहास पढ़ें और जानें कि उन्होंने सिंह पदबंद क्यों छोड़ा था। और सिंह पदबंद ही नहीं छोड़ा, उन्होंने राजशाही छोड़ी, अपनी राज की हैसियत पूरी की पूरी, जो सामंती परंपरा थी, विरासत थी, सबको छोड़ दिया। वो एक नागरिक की तरह रहते थे और सोचते थे, एक मनुष्य की तरह रहते थे और सोचते थे। जाति उनके जेहन में नहीं थी, जाति उनके आचरण में नहीं थी। और सबसे बड़ा सबूत तो वो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन लड़े हैं, जिसमें वो जीते हैं, वहां राजा महेंद्र प्रताप के नाम से नॉमिनेशन फाइल किया था उन्होंने। तो प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को यह अधिकार किसने दिया कि उनके नाम को बदल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह कर दिया जाए? यह चीज गंभीरता से ली जानी चाहिए और पीएमओ को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस चीज को तुरंत करेक्ट किया जाना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बने, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनेगा, इस पर सख्त आपत्ति है। अब स्थिति यह हो गई है कि प्रधानमंत्री हमारे नाम बदलेंगे, स्वाधीनता सेनानियों के भी नाम बदलेंगे, उनके काम भी बदलेंगे। अब वो जाट हो गए और जाट नेता हो गए, क्योंकि आपकी फटी पड़ी है किसान आंदोलन की वजह से। शर्म आनी चाहिए। स्वाधीनता सेनानी, और इतना बड़ा स्वाधीनता सेनानी जो कि जिसने कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भारत के बाहर सरकार बनाई, वो सरकार का राष्ट्रपति था। आपको अपने इस ओहदे का ज्ञान है कि आप पीएम है, लेकिन आपको उसके ओहदे का ज्ञान नहीं है कि वो क्या था। मैं चाहूंगा कि जो मीडिया के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो फेसबुक पर हमारे दोस्त हैं, वो इस चीज का प्रतिवाद करें, जिससे कि प्रधानमंत्री पर दबाव पैदा किया जाए कि वो राजा महेंद्र प्रताप का नाम बदल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह न करें। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में, पूरे फ्रीडम मूवमेंट में कहीं पर भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह नाम नहीं है। और यही बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से मेरे दिमाग में यह स्ट्राइक किया कि इस पर बात की जानी चाहिए कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप क्या थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 से इतिहास का बड़े पैमाने पर अवमूल्यन हुआ है। जो इतिहास पुरुष रहे हैं, जो स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, उनके कार्यों का विद्रूपीकरण और अवमूल्यन हुआ है। बार बार ये खबरें आ रही हैं, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं मथुरा का हूं, मुझे गर्व है मैं मथुरा का हूं, और वे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। मुझे आपत्ति है इस पर। मैंने एक आध बार उनके दर्शन भी किए हैं। तो पहली चीज जो हमारी पहली डिमांड है, जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, कि प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप के नाम से विश्वविद्यालय खोलें। हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन वे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय न खोलें। सिंह पदबंध को वो हटा दें, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप ने कभी भी सिंह पदबंध का अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि ये जो भाजपा के लोग हैं, ये मतलब इतने अशिक्षित और कूड़ मगज, रूढ़ दिमागों के राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा के दान पर खर्च की। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज थी उनके लिए। नरेंद्र मोदी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, भाजपा के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। जिस समय कांग्रेस ने भी प्लान नहीं किया था, जिसे हम लोग नेहरू कमेटी कहते हैं,
कांग्रेस ने भी हिंदुस्तान के बारे में प्लान नहीं किया था। उसके पहले राजा महेंद्र प्रताप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोप का भ्रमण किया, यूरोप को देखा। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने पैसे से 2 बार सारी दुनिया घूमा। उनको कोई फाइनेंसर नहीं था, उनका कोई कांग्रेस का नेता उनको फाइनेंस नहीं करता था। अपने मदद से, स्वावलंबन से, अपने व्यक्तित्व से उन्होंने सारी दुनिया को आकर्षित किया और सारी दुनिया को, उस जमाने के सारे महत्वपूर्ण लोगों को आकर्षित किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने सीखी, भारत के लिए कौन सी चीज जरूरी है, राजा महेंद्र प्रताप का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था, वे पहले उन लोगों में से हैं जो कि स्वावलंबन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 2 चीजें उन्होंने यूरोप से सीखी थी। आरएसएस के लोग और जो बीजेपी के लोग हैं और नरेंद्र मोदी जो स्वयं हैं, ये तो इन दोनों चीजों के खिलाफ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ है और स्वावलंबन के भी खिलाफ है। तो ये लोग राजा महेंद्र प्रताप को क्या समझेंगे? आप कल्पना कीजिए उस जमाने की, जिस जमाने में लोग, एक स्लोगन था उस जमाने में, बहुत पॉपुलर स्लोगन था जो चल रहा था, हम अंग्रेजों से भीख मांग रहे थे, भिक्षाम देही, होम रूल की बात कर रहे थे। उस जमाने के जो नौजवान थे, उन लोगों ने भिक्षाम देही और होम रूल की राजनीति को अस्वीकार करते हुए स्वावलंबन और सामाजिक परिवर्तन की राजनीति को अपना आधार बनाया। राजा महेंद्र प्रताप उस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते थे और वह बहुत ही विलक्षण ढंग से डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। राजा महेंद्र प्रताप ने पूर्वी देश के बाहर के पूर्वी देशों को संभाला और वहां उन्होंने अपना आधार क्रिएट किया, और सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिमी देशों को संभाला और वहां पर अपना आधार क्रिएट किया। यह कोइंसिडेंट था कि राजा महेंद्र प्रताप का जन्म एक जाट परिवार में हो। ये तो जन्म लेना तो किसी के हाथ में नहीं है, किस परिवार में जन्म होगा, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप ने अपने को जाट के तौर पर, जाट नेता के तौर पर, जाट राजा के तौर पर कभी भी प्रसारित नहीं किया। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राजा महेंद्र प्रताप के जो पूर्वज थे, वे पूर्वज एक जमाने में 1857 की लड़ाई में खास तौर पर वे अंग्रेजों के साथ थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी विरासत से अपने को एकदम डीलिंग किया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया। ये जो सो कॉल्ड, जो उनके पास में मुरसान, हाथरस वगैरह में जो थोड़ी बहुत जो रियासत थी जिसके वो राजा कहलाते थे, ये रियासत गिफ्ट में दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जो उनके पिता ने जो मदद की थी उसके लिए। इसलिए ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप का जो कैरियर है और जो कंट्रीब्यूशन है वो अनपैरेलल है, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। आप सोचिए, जिस समय फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, जिस समय लोग आजादी की लड़ाई में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति सोच रहा है कि फ्रीडम मूवमेंट में फ्रीडम तो चाहिए लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्किल्ड लेबर भी चाहिए। वो पहला व्यक्ति था जिसने स्किल्ड लेबर का प्रेम महाविद्यालय स्थापित किया। अब जिस स्किल्ड लेबर के लिए प्रधानमंत्री रोज भाषण देते हैं और आज तक अभी स्किल्ड लेबर का कोई एक स्कूल भी स्थापित नहीं किया उन्होंने, राजा महेंद्र प्रताप ने उस जमाने में स्किल्ड लेबर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रेम महाविद्यालय स्थापित किया। मेरी जहां तक नॉलेज है, मैं नहीं जानता, वो पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने स्किल्ड एजुकेशन का भारत में कॉलेज स्थापित किया। एजुकेशन जिसे कि पैशन, नशा था उनके लिए, वो जानते थे और मानते थे, लिखा भी है उन्होंने कि एजुकेशन का मतलब है नॉलेज। एजुकेशन मतलब डिग्री नहीं है। एजुकेशन चाहिए किस लिए?
क्योंकि ज्ञान से समृद्ध करना, और ज्ञान से जो समृद्ध होगा वो समर्थ होगा और स्वावलंबी होगा। राजा महेंद्र प्रताप ने एक और मजेदार काम किया कि वो उनके दिमाग में थी ये वसुधैव कुटुंबकम की पुरानी धारणा से प्रभावित थे, तो वो विश्व प्रेम और विश्व ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, और विश्व संघ नाम का एक मिशन भी उन्होंने बनाया, और अपना नाम उन्होंने जो बदल के किया वो था पीटर बीर प्रताप। दो नाम थे उनके जिसे हम लोग जानते हैं, एक है राजा महेंद्र प्रताप, और दूसरा नाम जो उन्होंने बदला उसका नाम था पीटर बीर प्रताप। सेकेंड चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, जिस पर कि कायदे से बात की जानी, उनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर हैं, इंटरनेट पर पुस्तकें भी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चीज मैं फोकस के साथ लाना चाहता हूं, एटीट्यूड। राजा महेंद्र प्रताप जो है वो छात्र राजनीति से निकल के आए। राजा महेंद्र प्रताप जो है वो सीधे किसी और वजह से निकल के नहीं आए। राजा महेंद्र प्रताप का व्यक्तित्व कि वो एक लीडरशिप की क्वालिटी है, ये एक बहुत छोटी सी घटना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। 1907 की घटना है ये। अलीगढ़ में कोई एग्जीबिशन लगी थी, उस एग्जीबिशन के दौरान में किसी विद्यार्थी की किसी पुलिस वाले के साथ में कहासुनी हो गई, और वो कहासुनी के बाद में उसमें झगड़ा हो गया। तो जो अंग्रेज प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल ने उस विद्यार्थी को 3 महीने के लिए कॉलेज से निकाल दिया। अब इस पर हुआ आंदोलन, और राजा महेंद्र प्रताप ने इस आंदोलन को लीड किया। राजा महेंद्र प्रताप की लाइफ की शुरुआत यहां से होती है। पुलिस एट्रोसिटीज के खिलाफ पहली जंग गांधी की वजह से नहीं, पुलिस के साथ में डायरेक्ट मुठभेड़ हुई, और उसके बाद में उन्होंने बाकायदा मोर्चा लिया। प्रिंसिपल के अलावा कुछ जो प्रोफेसर्स थे जो कि प्रिंसिपल के वफादार थे, उन लोगों ने भी विद्यार्थियों के साथ में अशिष्ट व्यवहार किया। राजा महेंद्र प्रताप ने उस सब का भी विरोध किया, और जाहिर है कि राजा महेंद्र प्रताप के खिलाफ में भी फिर एक्शन लिया कॉलेज में। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप ने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने पढ़ाई अपने बीच में छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद में वो धीरे धीरे अपने काम पर लग गए। और जो काम था उनके दिमाग में वो था यूरोप का विकास कैसे हुआ है। यूरोप का नक्शा उनके दिमाग में था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का नक्शा उनके दिमाग में था, नॉलेज सोसाइटी का, ज्ञान का नक्शा उनके दिमाग में था। इसलिए वो शिक्षा को ज्ञान का उपकरण मानते थे। और दूसरी चीज जिसे वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे शिक्षा के संदर्भ में, कि शिक्षा जो है वो सेवा का उपकरण है। तो जिन लोगों को शिक्षित होना है उन लोगों के अंदर ये 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो सेवा का भाव होना चाहिए, और एक ज्ञान का, उसके अर्जन का, उसके संप्रसारण का एटीट्यूड होना चाहिए। अब आप सोचिए, छोटी सी चीज, उन्होंने 1907 में यूरोप की यात्रा की, और यूरोप की यात्रा करने के बाद में वे धीरे 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 उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व का परिवर्तन हुआ। और पहला परिवर्तन यह हुआ कि उन्होंने अपने को डी क्लास किया। वो राजा थे, लेकिन राजा के एटीट्यूड से, संस्कार से, आदतों से अपने को डी क्लास किया, और अपने को आम जनता के बीच में लाने का फैसला किया कि आम जनता जैसे रहती है वैसे मैं रहूंगा। हमारे यहां तो अभी भी राजा जो है ना, जो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो एमपी, या वो बीजेपी की तरफ से हो एमपी, हमारे यहां राजाओं में बहुत कम राजा थे जिन्होंने डी क्लास किया। उसमें ये पहले राजा हैं जिन्होंने अपने को डी क्लास किया, आम जनता की तरह रहें, आम जनता में घुले मिले, और आम जनता की तरह सोचें। एक छोटा सा नमूना बता रहा हूं राजा महेंद्र प्रताप के दृष्टिकोण का। राजा महेंद्र प्रताप के पास में जमीन थी,
काफी इधर उधर फैली हुई थी, मथुरा में थी, वृंदावन में थी, हाथरस में थी, उसके आसपास के इलाके में थी। तो हुआ यह कि फरखाबाद में एक गुरुकुल खोला गया। तो फरखाबाद में जो आर्य समाज की तरफ से गुरुकुल खोला गया, उस गुरुकुल को मथुरा लाने की योजना थी। आर्य समाजी चाहते थे कि उसे मथुरा लाया जाए। वृंदावन में राजा महेंद्र प्रताप के पास में एक बगीचा था। राजा महेंद्र प्रताप चाहते थे कि वो बगीचे में आर्य समाजियों को वो जगह दे दी जाए, वो अपना गुरुकुल चलाए। लेकिन मथुरा जो है वो ट्रेडिशनली आज भी सनातनी हिंदुओं का गढ़ रहा है। वो आर्य समाजियों को एकदम देखना पसंद नहीं करते थे। सनातनियों ने बहुत विरोध किया और आर्य समाज के लोगों में और सनातनियों में जम के वैचारिक वाद विवाद हुआ उस जमाने में। राजा राममोहन राय ने राजा महेंद्र प्रताप ने दोनों ही सनातनियों को और आर्य समाजियों को दोनों को समझाने की कोशिश की कि टकराव किसी तरह से दूर हो जाए, लेकिन वो टकराव दूर नहीं हुआ। अंत में राजा महेंद्र प्रताप ने अपने इनिशिएटिव पर आर्य समाज को बगीचा दे दिया। लेकिन एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? उन्होंने कहा कि मैं आर्य समाजी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। मैं बगीचा इसलिए दे रहा हूं कि सनातनी और आर्य समाजी मिलकर काम करें। सोचिए आप, मथुरा में वर्चस्व था सनातनी हिंदुओं का। आर्य समाज यहां अपने पैर पसारना चाहता था। राजा महेंद्र प्रताप ने आर्य समाजियों को यहां पर जगह दी, आर्य समाजी न होते हुए भी। यह है राजा महेंद्र प्रताप। उन्होंने 1908 में प्रेम महाविद्यालय है उसकी स्थापना की, जो कि अभी भी है। और उसकी स्थापना करते समय, यानी जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो अरे भाई तुम यूनिवर्सिटी क्या, वो चाहते तो वो अपनी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। अगर बीजेपी के लोगों में, आरएसएस के लोगों में राजा महेंद्र प्रताप को लेकर इतनी ही श्रद्धा है जैसा कि वो दावा कर रहे हैं आज, एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दें। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके खिलाफ में कैंडिडेट क्यों बनाया जनसंघ ने? कह ही सकते थे कि नहीं हमारी बड़ी श्रद्धा है साहब। तो आपने तो कैंडिडेट बनाया था, आप तो उनके खिलाफ लड़े थे। और वही नहीं, कांग्रेस भी लड़ी थी, दिगंबर सिंह लड़े थे कांग्रेस की तरफ से, सब हारे। क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप का जो व्यक्तित्व था वो बहुत बड़ा था। तो बीजेपी के लोगों का ये जो मतलब खोखला जो राजा महेंद्र प्रताप प्रेम है, राजा महेंद्र प्रताप ने राजा की तरह, जाट की तरह कभी अपने दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं किया। लेकिन बीजेपी के लोग तो उनको जाट बनाने में लगे हुए हैं, सिंह बनाने में लगे हुए हैं। हरियाणा का एक मंत्री बीजेपी का, इतना रद्दी किस्म का स्टेटमेंट उसने दिया जो कि मतलब शर्म आती है कि ऐसे शिक्षित लोग हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति 1908 में उसने प्रेम महाविद्यालय बनाया। उस प्रेम महाविद्यालय की स्थापना में पहले वर्ष में ही 1908 में 25,305 रुपए 12 आने 2 पैसा खर्च किए। 25 अगस्त 1910 को अपनी आधी जायदाद इस संस्था के नाम कर दी। इसकी कीमत उस समय 1910 में 5 लाख रुपए से ऊपर थी। ये अपना टुइया सा प्रोजेक्ट लेकर अभी प्रधानमंत्री शिलान्यास करने जा रहे हैं और कह रहे हैं हम 100 करोड़ खर्च करेंगे। अरे वो 100 करोड़ तो वो 1910 में खर्च कर चुका था। अगर राजा महेंद्र प्रताप के लिए कुछ बड़ी परिकल्पना ही थी तो दिखाई देनी चाहिए थी। तो बड़ी परिकल्पना तो आपके पास नहीं है।
राजा महेंद्र प्रताप ने प्रेम महाविद्यालय में जितना खर्च किया 1908 और 1910 में, उस संपत्ति के मुकाबले आज भी यूपी की गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सिटी वो बनाने जा रही है, उसका बजट, उसके निर्माण का बजट आज भी उसकी तुलना में बराबर में नहीं है। पच्चीस अगस्त 1910 में जब उन्होंने अपनी आधी संपत्ति उस संस्था के नाम कर दी, तो उसके बाद में उन्होंने राजमहल, कचहरी, आसपास के यमुना तट पर बने घाट और मकान भी इस विश्वविद्यालय के नाम कर दिए। ये लोग देश चलाएंगे, ये देश में जो बना हुआ है उसी को बेचने में लगे हुए हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने दो बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे, जो कि अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट, वो काम ये थे कि राजा महेंद्र प्रताप ने दो मैगजीन निकाली। एक मैगजीन का नाम था प्रेम, जो 1911 में निकाली, और दूसरी मैगजीन का नाम था निर्बल सेवक। निर्बल सेवक ये 1914 में निकाली। निर्बल सेवक जो है वो किसानों की समस्या पर केंद्रित पत्रिका थी। हम में से अधिकतर लोग जो राजा महेंद्र प्रताप के बारे में नहीं जानते, मैं चाहूंगा कि जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री के शोधार्थी हैं, वे जाके थोड़ा सा कोशिश करें, प्रेम और निर्बल सेवक की फाइलें खोजें। वो व्यक्ति जिसका नाम राजा महेंद्र प्रताप, वो 1914 में बंबई से फिर यूरोप गया। पहले वो एक बार 1907 में गए, उसके बाद 14 में गए, और वहां जाके तो फिर वो अपने क्रांतिकारी कामों में लग गए। कौन देश नहीं था जहां वो गए नहीं, और कौन किस देश का शासक नहीं था जिसने उनका स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया। जहां भी जाते थे वहां राष्ट्राध्यक्ष उनको रिसीव करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनका बाकायदा राजकीय सम्मान होता था। राजा महेंद्र प्रताप ने एक जो अभी जो दो पत्रिकाएं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, प्रेम और निर्बल सेवक, प्रेम और निर्बल सेवक के कुछ अंशों का मैं जिक्र बाद में करूंगा। मैं थोड़ा सा आपसे कुछ चीजों का, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक बहुत भयानक मुहिम चली हुई है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की विरासत के अपहरण की और उसके अवमूल्यन की, उसके विकृतीकरण की। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी किसी भी किस्म का आयोजन पिछले 70 साल का कोई भी पॉलिटिकल एक्शन ऐसा नहीं है जो कि राजा महेंद्र प्रताप के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हो। वैसे वो नेहरू के भी लक्ष्यों के और उद्देश्यों के अनुरूप कभी आचरण नहीं किया उन्होंने, लेकिन तो भाषण देंगे तो पूछा जाना चाहिए उनसे कि राजा महेंद्र प्रताप की ऐसी एक चीज बताएं। वो सिर्फ एक डिमांड है मेरी, राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी सारी संपत्ति एक कॉलेज के लिए दान कर दी। बीजेपी में जितने राजा हैं वो क्या अपनी संपत्ति दान कर सकते हैं किसी कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी अपने सांसदों की सारी संपत्ति दान कर सकते हैं किसी कॉलेज के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए? नहीं। तो राजा महेंद्र प्रताप की विरासत की आप हिफाजत और वारिस होने का दावा कैसे कर सकते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ फ्रीडम मूवमेंट के लिए लगाई और पूरा अपनी संपत्ति एजुकेशन पर खर्च की? एजुकेशन पैशन था, और उस जमाने में स्किल्ड लेबर का कॉलेज खोला, जिस जमाने में 1907 में एक व्यक्ति सपना देख रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अंग्रेजों की सरकार ने उनको बागी घोषित करके उनकी संपत्ति जब्त कर ली
और उनके जो परिवार के लोग थे उनको ही उसमें मैनेजर बना के कुछ पैसे वैसे देके उन्हें रख दिया, लेकिन संपत्ति बेसिकली जब्त कर ली। तो इस संपत्ति जब्त किए जाने के प्रतिवाद में राजा महेंद्र प्रताप ने इंडिपेंडेंट नामक अखबार में एक लेख लिखा। यह लेख बेहद महत्वपूर्ण है और यह लेख एक तरह से आत्मकथन भी है कि वो अपना स्टैंड पॉइंट बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों को जानकारी नहीं है और उन्हें जबरदस्ती बागी घोषित कर दिया गया है। तो उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ा जाना चाहिए कायदे से। आप लोग सुने थोड़ा सा। उन्होंने लिखा, कोट, मुझे आपके पत्र में यह गलत खबर पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि सितंबर के महीने में गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरों से कहा था कि मैंने महायुद्ध में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैंने महायुद्ध में गवर्नमेंट के दुश्मनों को सहायता दी थी। ब्रिटिश सरकार ने इस संबंध में जो झूठी बातें कही हैं उनकी असलियत इस तरह से है। अब वो असलियत बताते हैं। वो कहते हैं, मैं 20 दिसंबर सन 1914 को हिंदुस्तान छोड़कर फ्रांस पहुंचा। वहां से स्विट्जरलैंड, इटली होता हुआ जर्मनी पहुंचा। कैसर ने बड़े मान के साथ मेरा स्वागत किया। कैसर सेकेंड, जर्मनी के बड़े राष्ट्राध्यक्ष। फिर मैं टर्की पहुंचा और सुल्तान महमूद पांचवें से मिला। टर्की के सुल्तान और कैसर ने अमीर काबुल से मिलने को मुझे शाही चिट्ठियां दी। मैं कुछ जर्मनी और तुर्क अफसरों को साथ लेकर भोपाल के मौलाना बरकतुल्लाह सहित रवाना हुआ। घोड़ों और गाड़ियों पर सारा फारिस तय करके हम लोग 2 अक्टूबर 1915 को काबुल पहुंचे। हमारी अफगान सरकार ने बड़ी खातिर की। मैं यहां फरवरी 1918 तक रहा। मैं यहां से रूस होता हुआ जर्मनी को रवाना हुआ। मैंने अपने हाथ से अमीर काबुल और सुल्तान की चिट्ठियां जर्मनी के कैसर को दी। मैं सन 1919 की बसंत ऋतु तक यूरोप में रहा। अफगान युद्ध की खबर पाकर काबुल को रवाना हुआ। रास्ते में अपने सच्चे साथी मोशिये लेनिन से मिला। इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। रास्ते में अपने मिशन को लेकर काबुल पहुंचा। रास्ते में अपने सच्चे साथी मोशिये लेनिन से मिला। सच्चे साथी रूसी मिशन को लेकर काबुल पहुंचा। यहां 4 महीने रहकर 1 साल तक बदरवा इत्यादि में घूमा। वो और भी कई इलाकों में घूमे। मुझे काबुल में अमानुल्लाह ने चीन के प्रेसिडेंट दलाई लामा तथा शाह जापान के लिए चिट्ठियां दी थीं। मैं चीनी तुर्किस्तान होकर तिब्बत जाना चाहता था। मैंने संसार का 2 बार भ्रमण किया। कासगढ़ के अंग्रेज कौंसिल जनरल ने मेरे जाने में सख्त रुकावटें पैदा की। चीनी सरकार की मेहरबानी होने पर भी इस अंग्रेज अधिकारी के कारण मैं चीनी तुर्किस्तान होकर न जा सका। मैंने शाही चिट्ठियां चीन के प्रेसिडेंट को भेज दी और काबुल को लौटा दी। मैं फिर यूरोप गया और जनरल वली मोहम्मद खां के साथ कुछ अरसे तक रहा। इसके बाद में फ्रांस व मैक्सिको होता हुआ गत महीनों में जापान पहुंचा। मैं यहां 3 महीने ठहरकर पेकिंग जाऊंगा। वहां से तिब्बत पहुंचूंगा। खासकर मेरा उद्देश्य धार्मिक है, लेकिन मैंने राजनीति का बहिष्कार नहीं किया है। मैं जो कुछ भी कहता हूं यह सब धार्मिक और मानवता की दृष्टि से। मैं आज तक अफगानिस्तान का एक नागरिक हूं। यह वो इंडिपेंडेंट का में छपा हुआ उनका लेख है। बहुत महत्वपूर्ण लेख है ये, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी गतिविधि को एक्सप्लेन किया है। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी राजा महेंद्र प्रताप ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज की ही नहीं। तो उन्हें बागी घोषित कैसे किया गया? वे जो इन लोगों से मिल रहे थे वे एक धार्मिक मिशन के तहत मिल रहे थे। राजनीति का लक्ष्य नहीं था उनका। तो अंग्रेजों ने उन्हें बिना किसी कारण के बागी घोषित किया और उनकी संपत्ति जब्त की। इस लेख में और भी डिटेल्स में विवरण और ब्यौरे हैं जिनको मैं यहां रखना नहीं चाहता।
दूसरा उल्लेखनीय पक्ष यह है कि सन 1916 में के शुरू में उन्होंने अफगानिस्तान में अस्थायी तौर पर आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। अब देखिए, अक्टूबर रेवोल्यूशन से तो सब लोग प्रभावित हैं, वो तो 1917 में हुआ, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप तो पहले ही रिवोल्यूशन कर चुके थे और उन्होंने 16 में ही एक अस्थायी सरकार भारत के बाहर बना दी थी। उनके दो, एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री, दोनों जो उनके साथ थे वो दोनों मुस्लिम थे, संयोग की बात थी। और इसमें जो लेख, जो मैंने अभी इंडिपेंडेंट का लेख पढ़ा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन है, मैं आजकल अफगानिस्तान का एक नागरिक हूं। अफगानिस्तान में रह के सरकार बनाना, अफगानिस्तान की नागरिकता को स्वीकार करना और उसे एक्सप्लेन करना, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। दूसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगती है कि एक दोस्त थे, उनके दोस्त आए उनके पास में मिलने राजा महेंद्र प्रताप के, तो उन्होंने कहा कि अरे काबुल से आप जो इतना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार वरकार चलाने, लेकिन भारत जब आजाद होगा ना, तो भारत में आपको हिंदुस्तान की सरकार जो है कुछ आजाद होने पर जमीन जायदाद दे देगी, आपको रियासत दे देगी, आप ऐश कीजिएगा, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा आपका। तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये जो जमीन जायदाद है ना, इसकी तो मुझे तनिक इच्छा नहीं है। अगर मेरे पास में रियासत में ही रहने की इच्छा होती और जमीन जायदाद की इच्छा होती तो मैं रियासत छोड़कर क्यों आता? मेरे पास तो रियासत थी, मैं तो रियासत को तिलांजलि देकर मैं फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हुआ हूं। उनका जो मोटो था, जो बहुत महत्वपूर्ण मोटो है, वो मोटो क्या था? वो मोटो ये था कि मैं तो सिर्फ प्रेम के धर्म का और सब धर्मों की एकता का प्रचारक हूं। सभी धर्मों में एकता हो और प्रेम का, भाईचारे का मैसेज आम जनता में कम्युनिकेट किया जाए, ये प्रधान लक्ष्य था। अब आप बताइए, जो लोग हेट कैंपेन में लगे हैं वो लोग अब राजा महेंद्र प्रताप की विरासत को अपहृत करना चाहते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने प्रेम को अपना मोटो बनाया और उसी प्रेम के आधार पर उन्होंने सनातनियों का विरोध झेलते हुए भी आर्य समाजियों को जगह दी, अपना बगीचा दिया। प्रेम के आधार पर वो सारे धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे। हमारे यहां तो अभी एक बड़ा समुदाय पैदा हो चुका है जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना ही नहीं चाहता। और जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ तो अक्टूबर रेवोल्यूशन से राजा महेंद्र प्रताप बेइंतहा प्रभावित थे और उन्होंने तय किया कि वो जितनी जल्दी हो सके वो लेनिन से जाके मिलेंगे, और वो गए। तो ट्रोट्स्की जो उन दिनों आर्मी के इंचार्ज थे, ट्रोट्स्की ने उनका स्वागत किया पेट्रोग्राद में, जिसे लेनिनग्राद कहते हैं। वो 14 मार्च 1919 को पेट्रोग्राद पहुंचे और दूसरे दिन ट्रोट्स्की से मिले। ट्रोट्स्की ने उनका शानदार स्वागत किया, और शानदार स्वागत ही नहीं किया, ट्रोट्स्की ने उनका पासपोर्ट भी बनवा के जर्मनी के लिए दे दिया। लेनिन ने उनकी हर तरह से मदद की। क्यों? क्योंकि जो उनका नजरिया था और जो अप्रोच थी, वो अप्रोच और नजरिया वो बहुत ही शानदार था। मैं एक छोटा सी झलक दे रहा हूं आपको। जब ये प्रेम महाविद्यालय बना, तो प्रेम महाविद्यालय बनने पर राजा महेंद्र प्रताप ने सभी शिक्षकों से कहा और सभी विद्यार्थियों से कहा कि राजा महेंद्र प्रताप का एक शौक था, वो पिकनिक के बड़े शौकीन थे और उन्हें पिकनिक कल्चर पसंद थी। तो उन्होंने सबसे कहा कि सब अपने अपने घर से खाना लेके आएंगे, जो भी बन सके अपना अपना खाना लेके आइएगा। तो सब लोग खाना लेके आए। शिक्षकों से खासतौर पर कहा गया था अपना खाना लेके आइए, ज्यादा खाना लेके आइए, विद्यार्थियों को खिलाया जा सके। राजा महेंद्र प्रताप सबके साथ बैठ के उन्होंने पिकनिक मनाई, और पिकनिक मनाई मतलब खूब खेल हुआ, खूब आयोजन हुआ, खूब बहस हुई, आनंद मनाया। राजा
जाट, ये पदवियां जो अभी दी जा रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि उसने, जिन लोगों ने ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा प्लान किया, वो इतिहास को विकृत करना चाहते हैं। राजा महेंद्र प्रताप साधारण लोगों में साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे, वो राजा की तरह नहीं रहते थे। एक और उदाहरण दे रहा हूं। एक कोई विद्यार्थी था जो प्रेम महाविद्यालय में पढ़ता था, वो मथुरा से जा रहा था, तांगे से गिर पड़ा, उसकी चोट लग गई। वो चोट लग गई तो वहां जब वो पहुंचा कॉलेज, तो विद्यार्थियों को पता चला उसके काफी चोट लगी थी, तो विद्यार्थी उसकी देखभाल कर रहे थे। सूचना मिली राजा महेंद्र प्रताप को कि एक विद्यार्थी इसकी चोट लग गई है। राजा महेंद्र प्रताप सारा काम छोड़कर उस लड़के की देखभाल करने के लिए आए और अपने हाथ से उसकी सेवा की। नरेंद्र मोदी की तो हालत इतनी खराब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हिंदुस्तान की जनता की वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान में कौन राजा है ऐसा जो एक विद्यार्थी के चोट लगे और चोट की सूचना मिले तो वो राजा दौड़ के जाए और विद्यार्थी के अपने हाथ से मल्लम पट्टी करे, देखभाल करे, जब तक विद्यार्थी ठीक न रहे हो तब तक वो उसके पास रहे। ये राजा महेंद्र प्रताप थे। और ये किस्से मेरे गढ़े हुए नहीं हैं, ये किस्से उन्होंने लिखे हैं जो राजा महेंद्र प्रताप के दोस्त थे, उनके समकालीन थे, उनके साथ रहे थे। दूसरी चीज, क्योंकि एक आजकल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा प्रपंच चल रहा है और खास तरह की जैसे कहें कि पाठ्यक्रम में छटाई हो रही है और नरेंद्र मोदी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। नई शिक्षक नीति के नाम पर यह बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो जरा दो छोटी छोटी चीजें हम लोग जान लें। राजा महेंद्र प्रताप का क्या मानना था? उनका कहना था कि शिक्षा ही भोजन है, शिक्षा ही औषधि है, शिक्षा दिमाग को बनाती है, बिना शिक्षा के दिमाग खाली ढोल कहा जाता है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वो शिक्षा को नॉलेज से जोड़ते थे। दूसरी चीज जो उन्होंने अपने शिक्षा के मोटो में, लक्ष्य में, केंद्र में रखी, विश्वविद्यालय बनने जा रहा है तो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है तो हम ये देखना चाहेंगे विश्वविद्यालय कैसा बनेगा। राजा महेंद्र प्रताप के विचारों के अनुरूप विश्वविद्यालय होगा तो वो राजा महेंद्र प्रताप के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वो अगर आरएसएस के एजेंडे के अनुरूप विश्वविद्यालय बनाया जाएगा तो राजा महेंद्र प्रताप के लिए एक तरह से अपमानजनक होगा। राजा महेंद्र प्रताप का मानना यह था कि बिना द्वेष भाव के, अरे आप तो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम से लोग निकाल दिए क्योंकि आपको पसंद नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप का मानना था बिना द्वेष भाव के भिन्न भिन्न सब विज्ञानों के जानने के वास्ते, भिन्न भिन्न सभी विज्ञानों के जानने के वास्ते तुम्हें मनुष्य कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। मनुष्य के क्या कर्तव्य हो सकते हैं और ये जो विभिन्न जो विज्ञान की शाखाएं हैं ये उसको मनुष्य बनाने में किस तरह से मदद कर सकती हैं, विश्वविद्यालय का यह लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा का यह लक्ष्य होना चाहिए। हमारे यहां एक बड़ा सेक्शन है जो कि लकीर का फकीर है, जिसे हम लोग रूढ़िवादी कहते हैं। और सबसे ज्यादा रूढ़िवादी जो है वो अभी आरएसएस में और बीजेपी में। मैं उनकी जो पत्रिका थी प्रेम, उस प्रेम में लिखी हुई एक टिप्पणी आपको सुनाता हूं, बहुत मजेदार टिप्पणी है। और वो ये जो लकीर के फकीर वाली लाइन है और लीक पर चलने वाले जो जड़ किस्म के लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, उनकी आलोचना करते हुए वो लिखी गई है। वो लिखते हैं, मतों के भेद ने हमारी यहां तक मत हर ली है। हम आचार विचार दस्तूर और रिवाज के गुलाम हो आपस में द्वेष करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये जो तमाम किस्म के जो अभी
हिंदू मुस्लिम शादी रोकने के लिए और तमाम किस्म के बहुलतावादी दृष्टिकोण को रोकने के लिए जो तमाम अभी पिछले 1 साल में जितने कानून आए हैं बीजेपी की सरकारों के द्वारा, इनको दिमाग पर किया। और ये टिप्पणी सुनिए, मतों के भेद ने हमारी यहां तक मत हर ली है, हम आचार विचार दस्तूर और रिवाज के गुलाम हो आपस में द्वेष करते हैं अपने ही भाई के साथ, इसलिए कि वह अपने को मुसलमान या ईसाई कहता है, न खाना खाते हैं न अपने बच्चों की ब्याह शादी करने की ही इजाजत देते हैं। चाहे मनुष्य जाति का नुकसान हो वह हमें मंजूर है, परंतु हमारे दस्तूर न टूटे। पुराने लीक पीटने के आचार, पुराने लीक गिरने के आचार न बिगड़े, बलिहारी इस समझ और बुद्धि की। आगे कहते हैं, यही नहीं प्यारे भाइयों, दस्तूर और रिवाज हमारे छोटे छोटे बच्चों को फांसी लगाते हैं और हमारी स्त्रियों को काल कोठरी की सजा देते हैं। हां, छोटी उम्र की शादी और पर्दे का रिवाज हम इसलिए जारी रखते हैं कि हम दस्तूर और रिवाज के आज के दिन गुलाम हैं। दस्तूर और रिवाज की गुलामी का प्रतिवाद उनके नजरिए का हिस्सा था। वो क्रांतिकारी थे। हम में से कितने लोग हैं ऐसे जो कि दस्तूर और रिवाज को बदलना चाहते हैं? तो अगर राजा महेंद्र प्रताप को पढ़ना हो तो कहां से पढ़ेंगे? राजा महेंद्र प्रताप इस बात पर सवाल उठाते हैं कि भारतीय समाज की और खासतौर पर इस क्षेत्र की, हिंदी भाषी क्षेत्र की जो जनता है, इसके बीच में दस्तूर और रिवाज, और सनातनियों के बीच में, सनातनी हिंदुओं के बीच में दस्तूर और रिवाज बहुत प्रमुख थे। मुसलमानों में भी दस्तूर और रिवाज बहुत प्रमुख रहे हैं, उसकी भी वो आलोचना करते हैं। तो एक आधुनिक भारत बनाने के लिए किस चीज से निकलने की जरूरत है? दस्तूर और रिवाज की गुलामी से निकलने की जरूरत है। आगे कहते हैं वो कोट, भाई मैं तो मानता हूं कि जो प्रेम के दुश्मन नहीं है वे ऐसे आचार विचार दस्तूरों और रिवाजों को दूर करके प्रेम हर हृदय मंदिर में स्थापित करें, और सभी मनुष्य जाति के प्रेमियों का यह धर्म है। अब आप सोचिए, लव जिहाद के खिलाफ में, लव जिहाद के नाम पर जो कानून बनाए गए हैं, वे लोग अब राजा महेंद्र प्रताप के लिए शिलान्यास करके अपहृत करना चाहते हैं। अरे राजा महेंद्र प्रताप को तो सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि आप इनकरेज करें लोगों को कि वो दस्तूर और रिवाज तोड़ें, इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज करें, बाल विवाह से निकलें, पर्दा प्रथा से निकलें। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज वो ये कि ये थोड़ा मेटाफर की तरह है, रूपक की तरह है, लेकिन बहुत मजेदार रूपक है। 2 सितंबर 1922 को वर्तमान नाम की पत्रिका में उन्होंने एक बहुत ही शानदार लेख लिखा, और उस लेख का शीर्षक था भारतीय जनता को आह्वान। इस लेख में वो एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। वो लेख काफी बड़ा है, उसी में उस तरह से नहीं आपको बोर करना चाहता, लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। वो फ्रेज ये है उस लेख में कि इंग्लैंड को संसार में भय का भूत दिखाई पड़ रहा है। इंग्लैंड को संसार में भय का भूत दिखाई पड़ रहा है। आप याद कीजिए, मार्क्स ने एक जमाने में लिखा था कि यूरोप पर कम्युनिज्म का भूत मंडरा रहा है। ठीक ठीक वैसे ही इंग्लैंड को संसार में भय का भूत दिखाई पड़ रहा है। आगे लिखते हैं कि अंग्रेजों की जो फीलिंग थी वो क्या थी? अंग्रेज ये फील करते थे कि सब उन पर अविश्वास करते हैं, और ये बात सच थी। उन्होंने लिखा, मोदी जी सुने, मोदी जी के अनुयायी सुने और सोचें। शिलान्यास करने के पहले सोच सकते हैं, सोचें। उन्होंने लिखा वर्तमान के लेख में, मुझे खून खराबी से नफरत है, युद्ध के लिए मेरे हृदय में कोई आकांक्षा नहीं है, मेरा धर्म प्रेम का धर्म है, परंतु जब आंधी चलती है तो सब प्रकार की सावधानी करनी पड़ती है।
गांव भर में आग लग जाने पर कोई चुप थोड़ा ही बैठ सकता है। कोटेशन बंद। खून खराबे से नफरत है और युद्ध से नफरत है, और प्रेम मेरा धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, जाट धर्म नहीं, राज धर्म नहीं, प्रेम धर्म। और ये जो प्रेम धर्म है, इस प्रेम धर्म को उन्होंने बड़े बारीकी से पॉलिटिक्स में कल्टीवेट किया। बहुत कम लोग थे ऐसे जो क्रांतिकारी भी थे और सबसे प्यार भी करते थे। क्रांतिकारी भी थे लेकिन बम नहीं चलाते थे। राजा महेंद्र प्रताप ने कभी बम नहीं चला, कोई हिंसा नहीं की। अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दो चीजें कह के मैं बात खत्म करूंगा। ये उनका एक लेख है, उसका शीर्षक है सच्चा प्रेम बढ़ाओ। और ये लेख उस समय जितना प्रासंगिक था, आज उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। आप बस याद रखिएगा, मोहन भागवत के और नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों दिए गए बयान, आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। वो लिखते हैं शुरू में, प्यारे दोस्तों, दुनिया में आज दिन हमारे भाई तरह तरह की तदबीर हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, मगर तमाशा यह है कि मित्र भलाई करते करते छुरी भी चलाते हैं, या यूं कहिए कि एक हाथ से अमृत पिलाते हैं तो दूसरे से विष। हमारी भलाई के लिए अगर वेद, पुराण, इंजील और कुरान का प्रचार करते हैं तो साथ ही हमें इन्हीं का द्वेषी भी बनाते हैं, शत्रु भी बनाते हैं। कोई एक को अच्छा कहता है तो कोई दूसरे को बुरा। फिर वाद विवाद यहां तक बढ़ता है कि मनुष्य जाति की भलाई, जिस भलाई के लिए ये तमाम ग्रंथ रचे गए, वे भूल जाते हैं, और एक एक ग्रंथ की झूठी भलाई के लिए हम बेचारे गरीबों को दुख देते हैं, हमारी गर्दन पर छुरी चलाते हैं। मित्र, मैं किसी खास ग्रंथों का प्रेमी नहीं, मैं तो मनुष्य जाति का सेवक हूं, और मेरी इच्छा है कि जैसे हो हम में प्रेम बढ़े, सभी खुश रहें, और प्रेम के जरिए मनुष्य के स्वत्व और अधिकारों की रक्षा पर मुख्य जोर उन्होंने दिया। एक शीर्षक है बड़ा शानदार लेख का, हम लोग कहते थे ना समाजवाद लाओ, उनका अपना एक तरीका था, राजा महेंद्र प्रताप का। उन्होंने लिखा, इस दुनिया को बैकुंठ बनाओ, ये लेख का शीर्षक है। प्रिय भ्रातृगण, लिखते हैं वो कोट, कुछ एक हमारे लोग हाकिम की पदवी या अपने ही भाइयों को पाताल का पशु और अपने आप को स्वर्ग का पशु समझने लगते हैं, और इस प्रकार से भाइयों मनुष्य जाति को प्रेम के एवज विष घोल घोल पिलाया जाता है। इसमें भी शक नहीं कि ताली दोनों ही हाथों से बजती है। कुछ लोग उसमें से, जिसे प्रचलित भाषा में प्रजा कहते हैं, बैठे बैठे अपने ही भाई हुक्कामों अथवा कहिए सेवकों को बात बात पर गाली सुनाते हैं, झगड़े का बीज बोते हैं, और इस तरह इस दुनिया के राग को, जो सुरीला गाना होना चाहिए, एक भयानक शोर बना देते हैं। भयानक शोर। वो आगे कहते हैं, मित्रों, मैं तो यह समझता हूं कि अगर हमारे भाई हाकिम बन अपने फर्ज, हमारी सेवकाई को न भूल जाएं और प्रजा अपने धर्म पर चले, तो यह दुनिया बैकुंठ बन जाए। ये सारी बात रखने का मेरा एक पर्पज है। पर्पज यह है कि राजा महेंद्र प्रताप की विरासत और उनके दृष्टिकोण का नरेंद्र मोदी की सरकार अवमूल्यन कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप की जिस परिप्रेक्ष्य में प्लेसिंग होनी चाहिए, वो प्लेसिंग उन्होंने नहीं की है, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। सेकंड बात जो चूंकि हिंदी के लेखक भी हैं, उर्दू के लेखक भी हैं, जो कि उनके लिए
उन्होंने एक हिंदी उर्दू विवाद पर एक बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखा, और उस लेख में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जिसे शेयर करके ये बात खत्म होगी। उन्होंने लिखा हिंदी उर्दू विवाद पर, मित्रगण, आज कुछ लोग हिंदी के प्रेमी और कुछ उर्दू के, और इनमें आपस में खींचतान है कि एक दूसरी की भाषा के लफ्जों को अपने द्वेष की चलनी में छान छान कर फेंक रहे हैं। आरएसएस के लोग उर्दू के लफ्जों को निकालने में बिल्कुल लगे हुए हैं, छान छान कर फेंक रहे हैं। यहां तक एक खट्टा माल तैयार कर रहा है तो दूसरा कसेला। जरा नहीं सोचते कि यह पदार्थ जो तैयार कर रहे हैं किसके हित के लिए है। आखिर वह चाहते तो यही होंगे कि ना मनुष्य जाति के लिए एक शुद्ध पदार्थ तैयार करें जिसमें कोई अवगुण न रहे, मगर यह नहीं समझते कि यह मनुष्य जाति में एक और बीमारी बढ़ा रहे हैं। ख्याल करने की बात है कि आज एक ही भाषा बोलने वालों में से अगर कुछ लोग ऐसे हो जावें कि उर्दू का एक लफ्ज न समझें और कुछ ऐसे जो हिंदी का एक शब्द न जाने, तो आपस का फर्क बढ़ेगा या घटेगा? मित्र, इसलिए बैठे बिठाए और बीच में मेड़ लगा और भाषा बनाना, मेड़ माने बाउंड्रीज, मेड़ लगा भाषा बनाना एक तरह से द्वेष बढ़ाना है। तो हिंदी उर्दू को लेके जो एक विवाद जनरेट किया हुआ है, उस विवाद का शमन ये नहीं है कि आप यहां से वो निकाले, हिंदी वाले उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, उर्दू वाले हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं। राजा महेंद्र प्रताप इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि लिखने के बारे में मेरा ख्याल है कि हम इस देशवासियों को हिंदी उर्दू दोनों अक्षरों का ज्ञान हो तो अच्छा है। अगर हिंदी उर्दू का दोनों को ज्ञान हो तो फिर हिंदी की है और उर्दू मुसलमानों की है। ये जो कम्युनल पोलराइजेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में फोर्ट विलियम कॉलेज ने किया था, जिसने कि भाषा को धर्म से जोड़ दिया था, उसका प्रत्युत्तर तैयार होगा इसमें, जिसको कि आजकल आरएसएस के लोग नीचे कैरी किए हुए हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप के लिए जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, उस यूनिवर्सिटी में यह कंपलसरी होना चाहिए कि लोग दोनों भाषाओं को सीखें और पढ़ें। वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उर्दू और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। जो लोग अभी ये ध्यान में लगाए हुए हैं कि अभी राजा महेंद्र प्रताप को हम जाट बना दें, जाट बना के उनका धार्मिक शोषण करें, वो गलतफहमी के शिकार है। राजा महेंद्र प्रताप जाट थे नहीं, वे धार्मिक व्यक्ति भी नहीं थे। उनका धर्म था प्रेम धर्म, वो हिंदू नहीं थे, वो प्रेम धर्म को मानते थे। और उनका धर्म था, वे सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते थे। वे किसी भी किस्म की धर्म की बनावट और दिखावट के खिलाफ थे। ये जो प्रदर्शनियां होती हैं धर्म के जो आडंबर दिखाई देते हैं, इसका उन्होंने जम के विरोध किया है। और उन्होंने एक बात लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, वो ये कि धर्म का लक्ष्य किसी का जी दुखाना नहीं है। धर्म का लक्ष्य है दीन दुखियों की सेवा करना। और ये चीज कम से कम भाजपा के लोगों में तो एकदम नहीं है, आरएसएस के लोगों में एकदम नहीं है। अगर सचमुच में वो राजा महेंद्र प्रताप को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनका स्मरण करना चाहते हैं, तो वे कम से कम एक प्रतिज्ञा तो लें कि वे धर्म के नाम पर उत्पीड़न नहीं करेंगे, धर्म के नाम पर वे विद्वेष पैदा नहीं करेंगे, सभी धर्मों को समान नजरिए से देखेंगे और भेदभाव नहीं करेंगे। सभी धर्मों को समान नजरिए से देखा जाए, इसकी शिक्षा राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में दी जाएगी। और जिनको समझ में ना आता हो कि राजा महेंद्र प्रताप कैसे किसानों के पक्षधर थे,
मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि निर्बल सेवक नामक जो उनकी पत्रिका है, उस पत्रिका को वो लोग पढ़ें, उसके अंक पुराने निकाल के, उसमें किसानों के पक्ष में काफी लिखा गया है। किसान आंदोलन के वो प्रेरणा स्रोत हैं जो अभी चल रहा है, वो जान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन परिवर्तन के नियम को मानता है। नरेंद्र मोदी परिवर्तन के नियम को नहीं मानते, बल्कि वे प्रतिगामिता को, परिवर्तन के निषेध को वे राजनीति का हिस्सा बना चुके हैं। अगर परिवर्तन के नियम को मानते होते और राजा महेंद्र प्रताप के कदमों पर चलने की उनकी इच्छा आकांक्षा होती, तो भारत का तो पिछले 7 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। 4 लाख से अधिक उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। कई करोड़ नौजवान नौकरियों से निकाले जा चुके हैं। जो स्किल्ड लेबर है, वो स्किल्ड लेबर अभी मलबा उठाने पर, सड़क साफ करने पर भूखमरी की शिकार है। राजा महेंद्र प्रताप को अगर श्रद्धांजलि ही देनी है और स्मरण ही करना है, सिर्फ एक कदम उठा लें, भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई स्टेप लें। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में एक स्टेप नहीं लिया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1907 में यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रेरित होकर भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन की कल्पना की और उसकी दिशा में कदम रखते हुए प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की। और ये साधारण चीज नहीं थी। राजा महेंद्र प्रताप पत्थर की मूर्ति नहीं है, उनके विचार भी है, उनका आचरण भी है। एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपके बीच में में से रखा, वो इसलिए रखा, मैं चाहता हूं, ये मेरी मांग है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस पर सहमत हों और उठाएं इसे फेसबुक पर, कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का नाम रखा जाए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय नहीं रखा जाए। राजा महेंद्र प्रताप जाट नहीं थे। सिंह नाम का उन्होंने खुद अपने बचपन में ही त्याग कर दिया था। वे अपने नाम के साथ सिंह नहीं लिखते थे। उन्होंने पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन जब लड़ा तो वे राजा महेंद्र प्रताप के नाम से लड़ा, सिंह नहीं था। भारत सरकार को कोई हक नहीं है उनका नाम बदलने का। यह हमारी मांग है और इसी की वजह से मैंने ये प्रोग्राम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी, और अगर भारत सरकार गंभीरता से न ले तो ये एनजीओ संगठनों की और जो मानवाधिकार संगठन है उनकी जिम्मेदारी बनती है, वे कोर्ट में जाएं और ये नाम के डिस्टॉर्शंस को रोकने के लिए कदम उठाएं और कानूनी हस्तक्षेप करें। क्योंकि नाम बदलने का हक, राजा महेंद्र प्रताप का नाम बदलने का हक राजा महेंद्र प्रताप ने किसी को नहीं दिया, नरेंद्र मोदी को भी नहीं है ये। सो बेहतर यह है कि जल्दी से जल्दी इसे दुरुस्त किया जाए। फिलहाल इतना ही, फिर अगले बार किसी नए विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।